तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे पैकेजिंग की क्या जरूरत है। देखिए मैंने आपको बताया जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए का, उसके अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं इतने बेस पेयर होते हैं। और मैंने आपको यही बताया कि दो लगातार जो बेस पेयर होती हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, वो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो आप सोचिए दो बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया, टोटल इतने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो ह्यूमन का डीएनए है एक न्यूक्लियस के अंदर, उसकी लेंथ हो गई 2.2 मीटर। ओके, अब आप सोचिए कितना अमेजिंग है कि हम वैसे तो कहते हैं हमारी सेल क्या है माइक्रोस्कोपिक, और आप सोचिए अगर सेल ही माइक्रोस्कोपिक है तो उसमें न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। अब न्यूक्लियस छोटा है बहुत, तो उसमें क्या 2.2 मीटर लंबा डीएनए आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मीनिंग डीएनए क्या रहता है, वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। तो उसको हम पढ़ेंगे। आपको एक बुक में क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें जो डीएनए का लेंथ है वो दिया हुआ है 1.36 मिलीमीटर, राइट, 1.36 मिलीमीटर। आपको बताना है कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, बता सकते हैं कोई आप में से? अमन यादव, तुम बताओ। नहीं, शैली आप बताइए। शैली तो फिजिक्स में लगी हुई है, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री सब जानता हूं मैं, एक एक के राज। ठीक है, आई नो वेरी वेल। जादू आता है, मैं बायो से लाइफ शुरू होती है बेटा। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए पूरा लेंथ है 1.36 मिलीमीटर, तो आप जानते हैं मिलीमीटर को हम कह सकते हैं 10⁻³ मीटर। इतना लंबा उसका डीएनए। अब दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। तो आप देखिए इससे डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आपने क्या किया था, डिस्टेंस को नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी लेंथ आ गई थी। यहाँ क्या है, लेंथ ऑलरेडी पता है, तो क्या किया, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डिवाइड करते हैं। देखिए पहली बात इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसके डेसिमल से इसका डेसिमल उड़ा दो। तो ये हो गया 136/34 × 10⁻³ + 9। इससे ये हो गया कितने बार जाएगा, 4 बार। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कह लीजिए और बेस पेयर एक ही बात है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, बहुत ही सिंपल था। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जैसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग हुआ कि उनके न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, क्या वो इधर उधर फैलता रहता है, सारे पूरे सेल में घूमता रहेगा? नो, इट डजंट हैपन। तो ऐसा क्यों होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होता है। इसका सिंपल सा रीजन है बेटा कि डीएनए जो होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है डीएनए पे, नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए के साथ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जुड़ी रहती है। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिव और प्रोटीन पॉजिटिव। तो आप सोचिए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो एक ही जगह सेंटर में पाया जाता है। और आपको पता है डीएनए के न्यूक्लियस को हम
न्यूक्लियस नहीं कहते उसको, हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं उसको हम? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं, NuCleoid, न्यूक्लियोइड। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। हाँ तो बेटा अब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो जो यूकैरियोट्स हैं उसमें जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन का और डीएनए का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। और इसमें जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। एंड आई जस्ट हैव टोल्ड यू दैट डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज होगा? प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि उसको पॉजिटिव चार्ज देता कौन है? प्रोटीन को। तो आपको पता है प्रोटीन्स जो है दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो जब बेसिक एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं तो प्रोटीन पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो बेसिक एमिनो एसिड कौन से ज्यादा होते हैं उसमें? लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो आप देखते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं। ये बेसिक एमिनो एसिड है जिससे हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या होता है? प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे नेगेटिव। तो उससे क्या हो गया? स्टेबिलिटी हो गई। अब आप देखें कि किस तरीके से जुड़े रहते हैं कि जैसे ये प्रोटीन है तो ये 8 मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं? मतलब 8 मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोटीन के और ये एक ऑक्टामर बना लिया, एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बना लिया। और इस हिस्टोन ऑक्टामर से इससे रैपिंग होती है, मतलब जो डीएनए होता है उसके चारों लिपटा हुआ रहता है रस्सी की तरह, जैसे ये लिपटा हुआ। तो ये डीएनए लिपटा हुआ है, डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ओके, हिस्टोन ऑक्टामर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया बॉल शेप, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में। अगर आप देखें तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जैसे एक न्यूक्लियोसोम देखें आप, तो एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर, कितने? 200 बेस पेयर की रैपिंग होती है। क्लियर ये बात? अब देखिए एक और बात कि जो इस तरह न्यूक्लियोसोम कैसे होते हैं। ये न्यूक्लियोसोम अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो आप ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। ठीक, और ये क्या हुआ? ये थ्रेड किसका बना हुआ है? डीएनए का। और डीएनए के बीच बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। तो सारे न्यूक्लियोसोम भी आपस में किससे जुड़े हुए हैं? डीएनए से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने देखा कई बार जो लेडीज जैसे माला पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, तो जैसे माला में क्या होता है? मोटे मोटे जो दाने हो गए वो क्या हो गए? जो बीड्स हो गए। बीड्स को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और जो थ्रेड है जो जोड़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोसोम में भी लिपटा हुआ है और 2 न्यूक्लियोसोम को भी जोड़ रहा है डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर जुड़ जाते हैं आपस में। अच्छा एक बात और कि इनके साथ एक और एडिशनल प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज ए क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? क्रोमेटिड बन जाता है। और एक क्रोमोसोम में आपको पता है 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड। अच्छा एक बात और कि अगर आप टिपिकल न्यूक्लियस देखें तो टिपिकल न्यूक्लियस में क्या होता है कि कुछ जो रीजन होते हैं वहां पर जो क्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होते हैं। और अगर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है तो हम उसको कहते हैं यू क्रोमेटिन। क्या कहेंगे उसको? यू क्रोमेटिन। कि वहां पर क्या है? क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरिया होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या? वो आगे चलकर प्रोटीन बना सकता है। और जहां पर ये जो क्रोमेटिन है ये डेंसली पैक्ड होते हैं उस एरिया को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। और वो जो एरिया होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इट मींस वो आगे चलकर प्रोटीन को नहीं बना सकता है। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल।
देखिए आज की डेट में हम बहुत इजीली कहते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए कॉजेज इनहेरिटेंस, डीएनए ट्रांसमिट्स पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन ये प्रूव कैसे हुआ? ठीक है, इतना आसान नहीं था प्रूव करना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेन कंपोनेंट है जैसे सेल में प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो ये कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट किए, राइट। देखिए 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरिया होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है इट कॉजेज निमोनिया डिजीज। तो ये देखा गया है कि इसकी दो स्ट्रेन पाई जाती हैं, दो वैरायटीज होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, एक होता है एस स्ट्रेन और एक होता है आर स्ट्रेन। अब इसमें जो एस स्ट्रेन है दैट इज विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब पैथोजेनिक, बीमारी कर सकता है। और इसकी खास बात क्या है, इसके चारों ओर स्मूथ शाइनी पॉलीसैकेराइड की बनी हुई कॉलोनी होती है। और जो दूसरा वैरायटी है इसका स्ट्रेन है आर स्ट्रेन, वो नॉन विरुलेंट होता है। नॉन विरुलेंट का मतलब वो पैथोजेनिक नहीं है, वो बीमारी नहीं करेगा, और उसके चारों ओर जो कॉलोनी होती है वो रफ कॉलोनी होती है। ठीक है, कैसी कॉलोनी है? रफ कॉलोनी है। तो बेटा ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। कैसे उसने प्रूव किया? और आपको पता है डीएनए सबके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ओनली इन सम वायरसेस, रेट्रोवायरस। ठीक है, जैसे कि स्वाइन फ्लू का वायरस होता है या एचआईवी वायरस। स्टडी करते हैं कि ग्रिफिथ ने कैसे प्रूव किया। तो देखिए ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया मैंने बताया था, उसमें दो स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक होता है, विरुलेंट होता है, और आर स्ट्रेन जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है और नॉन विरुलेंट होता है, वो कोई भी निमोनिया डिजीज नहीं करता है। तो उसने क्या किया कि एस स्ट्रेन PRAIN, ओके बेटा स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लो इसको। ठीक है, तो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसका इंजेक्शन लगाया चूहे में, तो चूहा क्या हो गया? मर गया, राइट, चूहे की डेथ हो गई। तो एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाने से चूहा मर गया, क्योंकि एस स्ट्रेन कैसा था? पैथोजेनिक, विरुलेंट। लेकिन जब आर स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया चूहे में तो चूहा जिंदा रहा, चूहा नहीं मरा, क्योंकि आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन विरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, तो उसने डिजीज ही नहीं किया। लेकिन अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसको हीट कर दिया। पहले हीट करने से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया मर गया। अब उसका जब इंजेक्शन लगाया चूहे में, तो आप सोचिए अगर बैक्टीरिया ऑलरेडी मर चुका है, बेशक वो पैथोजेनिक है, तो क्या वो चूहे को मार पाएगा? नहीं, मरा हुआ क्या मारेगा किसी, राइट। तो अब आप एक बात सोचिए, ना तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से मर रहा है चूहा और ना ही आर स्ट्रेन से मर रहे हैं। तो उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया और आर स्ट्रेन जिंदा ले लिया। अब देखिए दोनों से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि ये तो मरा हुआ था, मरे हुए से तो नहीं मरेगा चूहा, लेकिन और ये आर स्ट्रेन वाला तो बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब उसने इंजेक्शन लगाया चूहे में तो देखा चूहा मर गया। ओके, चूहा मर गया। अब ये कैसे हुआ? ये बड़ा चमत्कार था, ये मिरेकल था, राइट। अब ये ग्रिफिथ की समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, वो क्या कहते हैं, असी मांझी सटक ली, तो सिंघम की तरह उसकी बुद्धि बेचारे की सटक गई। अब देखिए, और सबसे कमाल की बात, यहां से जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निकल रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया निकल रहे हैं मरे हुए चूहे से? एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये जो एस स्ट्रेन मैंने मरे हुए का इंजेक्शन लगाया था और आर स्ट्रेन लाइव था, तो यहाँ जिंदा एस स्ट्रेन कैसे निकल रहे हैं और चूहा मर कैसे गया? तो उसने खूब सोचा, तो उसने एक बात सोची, उसने ये सोचा कि भाई देखो जो एस स्ट्रेन मरा हुआ था वो जिंदा तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एस स्ट्रेन जो डेड बैक्टीरिया है, हीट किल्ड है, उसमें से कुछ केमिकल निकला हो और वो आर स्ट्रेन में एंट्री कर गया हो।
और आर स्ट्रेन में जब एंट्री कर गया तो ये जो आर स्ट्रेन था वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, और ये आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। तो वो पैथोजेनिक बन गया, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक से क्या बन गया, पैथोजेनिक बन गया, और उसने ही चूहे को मार दिया। और जब ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो चुका है तो इससे भी कैसे बैक्टीरिया निकलेंगे, एस स्ट्रेन। ठीक है, तो उसने यही कंक्लूजन निकाला। फिर से समझ लीजिए कि जो हीट किल्ड वाला तो जिंदा हो नहीं सकता एस स्ट्रेन, इससे कुछ केमिकल निकला जिसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल केमिकल था उसने आर स्ट्रेन लिविंग को एस स्ट्रेन लिविंग में कन्वर्ट कर दिया, और एस स्ट्रेन लिविंग तो चूहे को मार ही सकता है, इसलिए यहाँ मरे हुए चूहे से भी कैसे बैक्टीरिया निकलेंगे, एस स्ट्रेन लिविंग। ठीक है, तो ये उसने केमिकल का क्या नाम रखा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ग्रिफिथ को, he could not tell the chemical nature of that compound। उसने कह तो दिया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई केमिकल निकला, लेकिन वो केमिकल है क्या एक्चुअल में, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, वो he could not explain। देखिए ग्रिफिथ could not explain the biochemical nature of the transforming principle। तो देखिए 3 साइंटिस्ट हुए, मिस्टर ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैक्लियोन मैककार्टी। इन्होंने 1933 और 34 में इस एक्सपेरिमेंट को आगे एनालाइज किया, एंड दे एक्सप्लेन व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि वो केमिकल कौन सा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकलता है और आर स्ट्रेन में एंट्री कर जाता है, और आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन लिविंग में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो उन्होंने क्या देखा कि उससे उन्होंने 3 सब्सटेंस निकाले उससे, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। तो देखा प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। तो व्हाट दे फाउंड दैट प्रोटीन एंड आरएनए ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ओनली डीएनए कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? एक और काम किया उन्होंने देखा जैसे एंजाइम लिया, जैसे तीनों केमिकल के साथ उन्होंने एक एंजाइम लिया, प्रोटीएज एंजाइम। तो आप जानते हैं जो प्रोटीएज एंजाइम है ये प्रोटीन को क्या कर सकता है, प्रोटीएज एंजाइम ये प्रोटीन को गला देगा। ठीक, तो प्रोटीन को गला दिया, फिर भी क्या हुआ, मतलब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया इस एंजाइम की हेल्प से, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, इसके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम लिया। तो आरएनएज एंजाइम क्या कर सकता है, ये आरएनए को गला सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन देखा आरएनए को गला दिया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है कि उसके भी होने ना होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज एंजाइम लिया तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि अगर ये डीएनए को गला देगा तो भैया नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। हाँ, तो बेटा एक क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए ये क्या है, डीएनए के तीनों लेटर क्या है, कैपिटल और एस लिखा हुआ है, इट मींस दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए, प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए, सिंपल सी बात है। और जो डीएनएज है, एज का मतलब किसके नाम क्या आता है, एंजाइम के, तो दिस इज द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये जो होता है डीएनएज, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है बेटा, तो आज की पढ़ाई इतनी ही। अब आपको क्या ध्यान रखना है
बेटा ध्यान से पढ़ते रहें, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने कहा है। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी भी क्लियर नहीं होगी और आपके 21 मार्क्स समझ लीजिए पेपर 70 में से नहीं, आपके लिए 49 में से होगा। ओके, और रिजल्ट मैं हर साल देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, बच्चे 95 भी लाते हैं, 99 भी लाते हैं और 65 भी लाते हैं, और कुछ तो बेचारे एक दो होते हैं जो 60 ही ला पाते हैं। तो मैं समझता हूँ आप तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, आप तो अच्छी बेटी हैं, अच्छे बेटे हैं, तो आप तो कितने लाएंगे, 95 लाएंगे, 99 लाएंगे और 100 भी लाएंगे। कौन लाएगा, तुम लाओगे ना? यस, मुझे पता है तू लाएगा जो वीडियो देख रहा है। ठीक है बेटा, बाय।